अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आज का जब हम पेश कर रहे हैं और जब बात कर रहे हैं तो अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और सियासी गर्मा गर्मी जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज के दिन 4 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपोजिशन को खूब रगेदा। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी आज अपनी भरपूर प्रेजेंस दिखाई। आज लाहौर में जलसा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और बुनियादी उसकी वजह यह थी कि वो अपनी जमात के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से एहतजाज कर रहे थे। इसके अलावा आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ जो वर्चुअल इजलास था और बहुत सी जमातें जो कि इस इत्तेहाद में शामिल हैं उनके सरबराहों ने अपने अपनी जगह पर अपने अपने मकाम पर वीडियो लिंक पे बैठ के इसमें पार्टिसिपेशन की। और आज PDM आखिरकार आगे बढ़ा है एक चंद कदम और आज अपनी सरबराही और दीगर ओहदों का फैसला हो गया और आज ये फैसला हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले सरबराह होंगे। इसके बाद जो है फैसला होगा कि बाकी ओहदों पर तैनाती कैसे होगी और क्या रोटेशन की पॉलिसी अपनाई जाएगी या कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। ये सारे जो हैं डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ठीक 2 हफ्ते के बाद। आज इसी मौके पर हम बातचीत करेंगे कि इस वक्त अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, अवाम क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या देख रहे हैं। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ अपने तीनों ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख साहब मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मुजीब साहब कोयटा से, कोयटा का अहवाल बताएंगे। इसके अलावा रफ़त सईद मौजूद हैं कराची में और कराची से बताएंगे कि इस वक्त सूबा सिंध में वफाक की सियासत के हवाले से क्या बातचीत हो रही है और सिंध में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी मौजूद हैं, उनसे हम जो पेशावर का पर्सपेक्टिव है वो भी लेंगे। बातचीत शुरू करें सलीम शेख साहब से चूँकि आज लाहौर में खासी गहमा गहमी थी। सलीम शेख साहब ये बताइएगा कि कुछ दिन पहले जब एक इजलास हुआ था CEC का और उसके बाद CWC का मुस्लिम लीग का, तो उसमें यह फैसला हुआ था कि वो अपने एहतजाजी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर एहतजाज करेगी। आज जो रीगल चौक का एहतजाज था वो कैसा था, प्रेजेंस के लिहाज से, क्राउड के लिहाज से, जोश खरोश के लिहाज से? क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने अच्छा शो किया, आने वाले दिनों में मजीद उसमें बेहतरी आएगी? क्या परसेप्शन क्या है और पर्सपेक्टिव क्या है आपका? जी सलीम साहब। मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के बारे में जो एक अवामी राय है वो ये है कि ये ड्राइंग रूम की पार्टी है, लेकिन आज जो शो किया है अच्छा। आवाज आ रही है तारिक साहब आपको? मैं आवाज आ रही है? समझता हूँ कि मुस्लिम जी मुझे आवाज आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने जो शो किया है आज वो एक अच्छा शो था और ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से जो है वो हमने ये आज लोगों को इकट्ठा किया है और ये समझ लें कि अपोजिशन की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहला शो है जो आज शुरू किया गया है, जबकि PDM की तरफ से जो कहा गया था कि पहला जलसा 16 अक्टूबर को कोयटा में होगा, ये उससे पहले एक मुस्लिम लीग नून ने शो करके अपनी ताकत वो दिखा दी है और कहा है कि हम यहाँ पर मुत्तहद हैं और इकट्ठे हैं। बहुत बड़ी तादाद तो नहीं थी और जो सड़क उनको दी गई थी वो रीगल चौक से टेम्पल रोड वाला रोड था और बहुत बड़ा जलसा इसको नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि जलसे का आगाज था और आज जो क़यादत है लाहौर में मौजूद तकरीबन तमाम क़यादत मौजूद थी सिवाय मरियम नवाज के हवाले से जो है अभी ये फैसला नहीं किया कि उसने किसी जलसे में जाना है या नहीं जाना। ताहम 16 अक्टूबर के हवाले से जो है वो गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून के जलसे के हवाले से ऐलान कर दिया गया है। आज का जो जलसा है उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो है वो उन्होंने अपने कारकुनान को इकट्ठा करके वो अवाम में लेकर आने की कोशिश की है और मैं ये समझता हूँ कि जब सियासी शो हो और पहला शो हो तो उसमें अवाम की तादाद कम ही होती है, लेकिन उसमें आज एक जो बड़ी अहम बात की गई है ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से, मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और वो एक कौमी सियासत करते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को पंजाबियों की इज्जत के खिलाफ बात करके जो जोड़ा है ना, वो एक नई बात की है। यानी
इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन मैं जो समझता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक को जो इतने सीनियर सियासतदान हैं उनको पंजाब का कार्ड नहीं खेलना चाहिए था। और अगर पंजाबियों के साथ ज्यादती की बात की है तो अगर मुस्लिम लीग नून के साथ जो मुख्तलिफ कौमें मिलकर उनको वोट डालती हैं, और अगर पंजाब में ही ले लें, पंजाब में पंजाबियों से हट के भी लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट डालते हैं, तो उनकी भी नफी की है, उनकी भी दिलदारी की है। इसका सलीम शेख ये बताइएगा कि फिर हमने आगे जाना है कोयटा की तरफ भी, ये बताइएगा कि जो आपने बताया है कि मरीम नवाज का जलसा होगा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में, क्या यही एक जलसा है या इसके बाद भी कोई प्रोग्राम है? और इसके अलावा ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है एक खौफ है या एक परसेप्शन है कि मरीम नवाज जो है वो इस जलसे से पहले गिरफ्तार हो सकती हैं, ये बाकायदा इसका इजहार मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप कर चुकी है, तो क्या आपको ऐसे कोई आसार जो ऐसे कोई हालात लगते हैं कि कोई गिरफ्तारी हो सकती है बड़ी, या अभी सिर्फ ये है कि एक सियासी खेल है और अपने लोगों को मतवज्जो करने के लिए यह काम किया जा रहा है? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्तारी के हवाले से जो है फयाजुल हसन चौहान ये कह चुके हैं कि हम अदालतों से दरख्वास्त करेंगे कि जो जमानत दी गई है मरीम नवाज को वो जमानत खारिज की जाए। यानी हुकूमती लेवल पर उनकी कोशिश तो है कि मरीम नवाज को गिरफ्तार कर ले, लेकिन अभी गिरफ्तारी की कोई खास वजह नहीं है क्योंकि अदालत की तरफ से उनको रिलीफ मिला हुआ है। लेकिन दूसरे जो केसेस हैं उन केसेस में अगर जमानत उनकी मनसूख करवा ली जाए हुकूमत, जैसे ये नैब के बाहर जो केस हुआ था, नैब के बाहर पथराव हुआ था, वहाँ पर अगर कोई हुकूमत जो है अदालत में जाए और जाकर जो है उनकी बेल कैंसिल करने के हवाले से जाए तो फिर हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत गिरफ्तारियों की तरफ जाएगी तो इसका फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को होगा। लेकिन मैं ये इसका फायदा मुस्लिम लीग नून होगा। हमें आगे बढ़ना है, हमने चलना है कोयटा की जानिब, चूंकि सलीम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ये एक परसेप्शन है, अगर गिरफ्तारी हुई तो उसका फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। चलते हैं कोयटा की जानिब। मुझे सब आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी जो बाकायदा तहरीक है जो कि फैसला हुआ था APC के इजलास में, उसका आगाज़ बलूचिस्तान से करने का फैसला किया है, जिसकी दावत उनको महमूद खान अचगज़ई साहब ने दी है। 11 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जलसा करना है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, जिसकी मेज़बानी बलूचिस्तान की जमातें कर रही हैं, ख़ासतौर पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी। कितना बड़ा जलसा होगा, क्या रिस्पॉन्स है, क्या तैयारियां हैं, और वहाँ जो कोयटा शहर है वहाँ का जो पॉलिटिकल वर्कर है वो इस जलसे को, इस एहतजाजी तहरीक के आगाज़ को किस तरह से देखता है, किस तरह से एनालाइज करता है? मुजीब साहब। तारिक साहब, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी साबिक दौर में काफ़ी मजबूत जमात तस्वर की जाती थी, लेकिन इस बार असम्बली में उसे उस कदर नशिस्तें नहीं मिली जो पहले जीती थी। लेकिन कतई नज़र नशिस्तों के स्ट्रीट पावर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी रखती है, खसूसन कोयटा, बशीन, चमन में उनके हजारों वर्कर हैं जो आते हैं, जलसों को कामयाब करते हैं। और दूसरी बड़ी जमात है JUI, जिसकी न सिर्फ बलूचिस्तान असेंबली में प्रेजेंस अच्छी है बल्कि उसके कारकुन भी बहुत फाल हैं और वो ये जलसे करते रहते हैं, इस तरह के जलसे वो कराते रहते हैं। अब 2 बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की जो ये होल्ड करा रही हैं और उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अपने कॉर्नर मीटिंग चल रही है, उनके कारकुनों के इजलास हो रहे हैं और इस जलसे को भरपूर बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि एक मैसेज जाए कि बलूचिस्तान के अवाम भी वही सोच रखते हैं जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर कौमी जमातें रखती हैं। इस हवाले से नेशनल पार्टी भी साथ दे रही है और अख्तर मेंगल भी इस APC का हिस्सा रहे हैं तो उनकी जमात की पार्टिसिपेशन होगी। दूसरी तरफ कुछ बहुत नजर आ रही है हुकूमत की जानिब से, हुकूमत बलूचिस्तान जो बाप पार्टी की सूरत में इत्यादी है PTI की, उनके तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इनको ताबीर किया गया अपोजिशन को कि वो बौखलाए हुए लोग हैं, बिला वजह इस तरह कर रहे हैं, हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके पास इतलात क्या हैं, जिस तरह पंजाब में कहा जा रहा है, दीगर सूबों में कहा जा रहा है कि अपोजिशन जमातों को बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ेगी और अगर हुकूमत इजाज़त देगी तो फिर जलसा होगा, तो क्या बलूचिस्तान हुकूमत जो है या कोयटा की जो इंतजामिया है, आपके पास इतलात क्या हैं, वो जलसे की इजाज़त देगी या नहीं देगी? इसके हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है? तारिक साहब, 144 तो है, डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी है जलसा जुलूस की, क्योंकि कोरोना की वजह से मामला काफ़ी
ज्यादा मसाइल पैदा हो गए थे। अब चूंकि स्कूलों में खुल गए और वहां पे कोरोना बढ़ रहा है, तो अब डिप्टी कमिश्नर की इजाजत लेनी होगी, लाजमी लेनी होगी, और इसके लिए बाकायदा दरखास्त भी की जाएगी। अब ये मकाम का फैसला इन्होंने सादिक शहीद पार्क करना है या ग्राउंड करना है, गवर्नमेंट को, ये हुकूमत फैसला करेगी, इंतजामिया कि वो कौन सी जगह अलाट करती है, लेकिन बाकायदा दरखास्त करके इजाजत लेके ये जलसा किया जा सकेगा, ऐसे नहीं मुमकिन होगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कराची चलते हैं। रफा साहब, आप ये बताइएगा कि जो 3 बड़ी जमातें हैं इस PDM की, उसमें मुस्लिम लीग नून भी तैयारियां कर रही है, अपने राब्ता अवाम भी कर रही है, जलसे भी कर रही है, जो बलूचिस्तान की जमातें हैं वो भी जलसे की मेज़बानी के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं, JUI जो है वो भी सरगर्म है। इस अलायंस की एक बहुत बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके महाज पे बहुत खामोशी है। सिंध में क्या तैयारी है, क्या पीपल्स पार्टी के हल्कों में क्या बातचीत हो रही है, एन उस वक्त जबकि ये तहरीक जो है वो चलाने की तैयारियां हो रही हैं। बिलावल साहब दुबई गए हुए थे, जरदारी साहब बीमार हैं, वो गोशा नशीन हैं। पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस, पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन के हवाले से आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जो है वो पहुंच चुके हैं और खासा फाल किरदार अदा कर रहे हैं, वो राब्ते में। और पीपल्स पार्टी एक मोटिवेशन के लिए, गो कि उनका ये कहना है कि एक सियासी हिकमत अमली है, कल एक रैली का इनेकाद कर रहे हैं और वो उसी रूट का उन्होंने इंतखाब किया है जिस रूट का इंतखाब MQM ने किया था। तो लिहाजा उसकी तरफ थोड़ी सी एक तलखी सी नजर आती है MQM के हलकों में कि पीपल्स पार्टी उसी अंदाज से यहाँ पर एक रैली निकाल रही है ताकि वो एक जो सूबे वाली एक बात आई थी उसकी नफी की जा सके, यकजहती पैदा की जा सके। और वो ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि उर्दू बोलने वालों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, सब एक है, पूरा सिंध एक है, इसलिए ये हो रही है। ये तो हो गई एक बात। आपने बात की थी रैली, जलसे, जुलूस, धरने, तो मैं बता दूं पाकिस्तान में कभी भी कोई सियासी तब्दीली, कोई सियासी महाज बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के नहीं हुआ करता है। और चाहे आप कितनी रैली, मर्दों को काबिल जिक्र रैली अभी तक कोई भी जमात नहीं कर पाई है, ना मुस्लिम लीग नून ने आज का शो जो किया वो अच्छा था, ना अब सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कोयटा में होने वाले बड़े जलसे से। और वहां पर होम ग्राउंड के तौर पर कोयटा को सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि वहां पर पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी जो है महमूद खान अचकजई की वो और मौलाना फजलुर रहमान की जमात का खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो लोगों को भी ला सकते हैं, वो बड़ा जलसा भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई जलसों की बात। लेकिन अभी तक ये देखने में यही आया है कि आप कितने फोर्सफुल थे, जब तक आपको मंजूरी कहीं ना कहीं से नहीं मिलेगी आप कोई कामयाब तहरीक नहीं चलाते। और इस वक्त भी जो कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ कर रही है, चाहे वो नैब में की ज्यादतियों के खिलाफ हो रहा है, जो कुछ भी, कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल है जिसकी वजह से ये फाल हुए हैं। अब ये मरहला वार इसमें 1 साल और लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं। लेकिन अपोजिशन कहती है, लेकिन रफत अपोजिशन तो कहती है कि कोई सिग्नल नहीं है, ना कोई बात है, हम सियासी काम कर रहे हैं, सियासी जलसे कर रहे हैं, अपना नुक्ता नज़र अवाम तक लेके जा रहे हैं और अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है, फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। फरजाना अली की तरफ जाते हैं। फरजाना, आप जिस सूबे में बैठी हैं, पेशावर को हेड कर रही हैं, वहाँ पर गुज़श्ता 7 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वहाँ पर अभी तक जो PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको आज तक कोई बड़ा चैलेंज सियासी नहीं आया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि JUI की अगर बलूचिस्तान के पास सबसे बड़ी प्रेजेंस कहीं है तो वो KP में है, जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जो KP का अपोजिशन का पॉलिटिकल वर्कर है वो किस तरह से एनालाइज करता है सूरत हाल को? क्या आप समझती हैं कि KP में जो अपोजिशन है, पार्टी है, PMLN है और JUI है, क्या वो मोबिलाइज कर लेगी अवाम को इस हद तक कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को और फिर अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को चैलेंज कर सके? देखिए जो सब आपको पता है, जैसा कि मुजीब ने भी इशारा दिया, मेन जो फोकस है और मेन जो क्राउड है वो तो होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का, ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलरेडी डेरा इस्माइल खान में, पेशावर में, मलाकड़ में, मुख्तलिफ इलाकों में इसने बड़ी बड़ी रैलियां और इज्तिमात किए, जिससे अंदाजा हो गया कि उनके पास स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है। और सारे जानते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही डिवोटेड किस्म के उनके कारकुन की है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के लिए वो तन मन धन की बाजी लगाने के लिए भी तैयार होते हैं। और अब आप अगर उन्हें देखें तो उन्हें सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जहां तक चैलेंज की बात है तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जमीयत ही है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात ही है।
और इसी के काउंटर के लिए वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। मजहबी लिहाज से अगर आप देखें तो कभी मदरसों को आप देखते हैं कि वो फंडिंग कर रहे होते हैं, कभी इसी तरह की और बहुत सारी बातें जो है या अमल उनका देखने में आता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मौलाना फजल रहमान है। जहां तक दूसरी बात अगर आप देखें कि नून लीग हो गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, जमात तो पहले ही बाहर है, अब बाकी रह जाते हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी। अब एएनपी का मौक़िफ़ हमें कुछ अजीब सा नजर आया है और उसको यकीनन उससे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब वो वहां मरकज में बैठकर बात करते हैं इस तहरीक के साथ, तो उनका जो अल्फाज होते हैं, उनका बयानिया जो होता है वो उन्हीं अपोजिशन की जमातों के साथ होता है। लेकिन अगर आपने देखा हो कि अहमद वली खान ने एक दो बातें जो की हैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ की हैं। तो यहाँ पर एक अजीब कश्मकश एएनपी जो है वो थोड़ी सी कश्मकश में नजर आती है कि फायदा लेना है या नहीं लेना है, वो ऐसे डामाडोल किस्म की इनकी सिचुएशन है। लेकिन नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे उसका इतना बड़ा वर्कर नहीं है, लेकिन बहरहाल हेल्पिंग के तौर पर वो कुछ न कुछ निकाल लेंगे। और लेकिन आपको एक बात मैं ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम जो है इस वक्त वो अगर आपको नजर आती है तो खफा तो यकीनन नजर आती है, और वो है आपका इकनॉमिक पहलू कि वो बहुत ज्यादा उससे तंग आए हुए हैं। लेकिन अगर ये जलसे हुए, जुलूस हुए या इज्तिमात हुए तो सबसे ज्यादा आपको जेयूआई का कारकुन और वर्कर ही नजर आएगा। सबसे ज्यादा जेयूआई का कारकुन नजर आएगा, ये कहना है फरजाना का, चूंकि जेयूआई जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है खैबर पख्तूनख्वा में। बाकी जमातें हज़ारा में और दीगर ज़िलों में भी मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस मौजूद है। यह हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने जो साथी हैं, अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके साथ जो पाकिस्तान में सुख्तवरा सिचुएशन है सियासत के हवाले से और सियासत में गर्मा गर्मी के हवाले से, उस पर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे थे इससे पहले मुख्तलिफ जो है अपोजिशन के प्लान हैं उनके हवाले से बातचीत कर रहे थे। अब हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं लाहौर सलीम शेख साहब की जानिब से। सलीम शेख साहब, दो बातें आपसे पूछनी। एक तो ये है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर चूँकि इसकी ज़्यादा प्रेजेंस जो है लाहौर में है, आज लीडरशिप लाहौर में थी, शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद लीडरशिप के हवाले से क्या बातचीत हो रही है? कौन मुस्लिम लीग नून को लीड करेगा? ज़ाहिर है वह जेल में है, सदर कौन होगा या कायम सदर कौन होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा? और दूसरा एक बड़ा अहम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बड़े तवील अरसे के बाद एक बड़ा स्टेप लिया और उसके वो 5 अरकान जो कि काफ़ी अरसे से जिनकी वफादारी डामाडोल थी, जो मिलते रहते थे चीफ मिनिस्टर से, उनको शोकाज भी दिया है और उनको पार्टी से निकालने का ऐलान किया है। एक तो ये बताइएगा कि इस ऐलान के बाद जो बाकी मानदा लोग हैं, MPs हैं, उनके अंदर क्या कोई खौफ और राज की कैफियत है, कोई दफाई रवैया है, कोई मजीद ऐसे लोग सामने आ सकते हैं? दूसरा जो मैंने बात पहले पूछी थी कि मुस्लिम लीग को लीड अब कौन करेगा? सलीम शेख साहब। जी मुस्लिम लीग नून को जो लीड है, अगर देखा जाए तो जिनको बैन किया है वो ही कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर बैठकर, लेकिन पाकिस्तान में कौन लीड करेगा अभी इसके हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। और जो जहाँ तक हमारी इतलात हैं उसमें यही है कि मरीम नवाज़ को जो है कमांड जो है उसके हाथ में दे दी जाएगी, और काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो इस बात पर मुत्फिक भी हैं कि मरीम नवाज़ को जो है पार्टी की अब क़यादत करनी चाहिए, क्योंकि ये कहा ये जा रहा था और बार बार मुसलसल जो है अपोजिशन हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि 3 पार्टियाँ हैं, मीम, नून, शीन। अब शीन की तो पार्टी का अब सिलसिला ख़त्म कर दें, क्योंकि शहबाज शरीफ अगर अंदर हो गए हैं तो शहबाज शरीफ के साथ अगर कोई दोस्त थे, उनके हम ख्याल थे, अगर वो मुफाहमत की सियासत कर रहे थे, तो फिलहाल तो उसका चैप्टर आर्जी तौर पर बंद हो गया है। अब वो लोग भी इस मूव में नज़र आएंगे जो कि शहबाज शरीफ के साथ मुफाहमत की सियासत को आगे लेकर चलना चाह रहे थे, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन सिर्फ जो है वो नून लीग है, और नून लीग की जो मैं समझता हूँ अगर क़यादत देनी है पंजाब की सतह पर तो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। ओवरऑल अगर
क़यादत देनी है तो वो मरीम नवाज़ के हिस्से में आएगी, क्योंकि मरीम नवाज़ को जो लोग हैं वो इसको समझते भी हैं, और एक अवामी जो राय है वो भी यही है कि अगर कोई जलसा होगा, जुलूस होगा, कहीं बाहर निकलेंगी और मरीम नवाज़ होगी तो जलसे, जुलूस, रैलियाँ जो है वो बड़ी होगी। अगर किसी और के हाथ में ये क़यादत दे देंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर उस तरह से बाहर निकल सकेगा, या जलसे जुलूस जो है वो उसमें वर्कर्स की तादाद बड़ी हो सकेगी। और दूसरा आपने ये जो पूछा है कि 5 MPs जो कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मिले थे उनको शोकाज नोटिस दे दिया गया है, पार्टी से निकाल दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी से निकाला है, शोकाज नोटिस दिया है, उसका एक पीरियड होता है, उसके दौरान उससे जवाब लिया जाना ज़रूरी होता है। अगर जवाब नहीं लेंगे और अगर मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन में चली जाएगी और जाकर कहेगी कि ये अब हमारे कारकुन नहीं रहे और इनको डी-सीट कर दें और इलेक्शन करवा दें, तो उस सूरत हाल में जो है मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी ये 5 सीटें जो है वो लूज कर देगी। और एक रुकन असम्बली ने आज ये भी कहा था कि अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वो फिर मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार होगा उसको वोट देंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस भी जरूरी होता है, लेकिन एक प्रोसेस है। अब हमने सलीम शेख आगे चलना है, हम जाएंगे आगे मुजीब साहब की तरफ। मुजीब साहब, अभी जब पहले बात कर रहे थे तो आपने BAP का जिक्र किया। BAP एक ज़ाहिर है एक नौज़ायदा जमात है जिसने अब हुकूमत बनाई है और सेनेट के इंतखाबात से पहले, आम इंतखाबात से पहले उसका वजूद में आया था, और सेनेट की चेयरमैनशिप जो है वो भी इस वक्त BAP के नुमाइंदे के पास है। चंद माह के बाद सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं और मौजूदा चेयरमैन जो हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है उनकी टेन्योर जो 3 साल है वो ख़त्म हो जाएगी, मेंबरशिप अभी उनकी रहेगी। बलूचिस्तान में आइंदा चेयरमैन सेनेट के हवाले से क्या बातचीत हो रही है? क्या लोग समझते हैं, पॉलिटिकल वर्कर समझते हैं कि बलूचिस्तान एक मरतबा फिर जो है वो हकदार है चेयरमैनशिप का, या कोई और सूरत हाल जो है या कोई और कैंडिडेट सामने आएगा? साहब, बाप का आपने जिक्र किया, बाप की अगर हिस्ट्री देखें तो बलूचिस्तान में कोई भी ऐसी नजरियाती जमात नजर नहीं आती। बाप भी वजूद में आई है, पहले वो मुस्लिम लीग काफ होती थी, फिर मुस्लिम लीग नून में गए, फिर वापस निकले काफ में गए, फिर नून में आए और अब बाद में निकल के बलूचिस्तान अवामी पार्टी में आ गए। ये सारे इलेक्टेबल्स हैं जो जहाँ जाते हैं वहां पे जाके जीत जाते हैं, फिर अपने जो उनके इलाके और अपने मफाद में होता है उस हवाले से कोई फैसला करते हैं और पार्टी बना लेते हैं। इस दफा भी ऐसे ही हुआ। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो अपोजिशन के जलसा करने का मकसद भी यही नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान में तब्दीली बलूचिस्तान से शुरू हुई थी जब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत गिराई गई थी, और अब भी इसलिए अपोजिशन यहाँ लौट के आई है। यहाँ भी इंटरनल काफी मामले हैं। जहाँ तक सादिक संजरानी की बात है तो कोशिश यही होगी बलूचिस्तान के सेनेटर्स की, उनकी तादाद में मजीद इजाफा भी होगा, तो उनकी कोशिश ये होगी कि सादिक संजरानी कंटिन्यू करें। बलूचिस्तान का हक है वो मौसर तौर पे चला रहे हैं, वो न सिर्फ सेनेट चला रहे हैं बल्कि बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो दूर करने में भी उनका बड़ा अहम रोल है। कदूस जो जाम कमाल खान के जो इख्तलाफात थे, उनके मामलात बिगड़ रहे थे, उनको भी सीधा किया। पार्टी के अंदर जो दीगर मामलात हैं वो भी वो देखते हैं, इत्यादियों को भी मिला के रखते हैं। इसलिए बलूचिस्तान में उनकी काफी से और बाप की ये कोशिश होगी कि वो कंटिन्यू करें और वो इसके लिए PTI को भी राजी करने की पूरी कोशिश करेगी। बड़ी अहम बात की आपने कि बाप की कोशिश होगी कि वो उसकी सीट पे जो वजारदारी है वो कायम रहे, कंटिन्यू रहे। आगे बढ़ते हैं, कराची की तरफ चलते हैं। रिफत ये बताइएगा कि जैसे पहले जिक्र किया कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक रैली निकालने वाली है कराची में। गुज़श्ता एतवार को MKM ने एक रैली निकाली थी जिसपे उसने अपना जो उसका नुक्ता नज़र था वो बयान किया। एक तो ये बताइएगा कि ये जो दोनों रैलियाँ हैं आमने सामने क्यों आ रही हैं? दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, अच्छी खासी सीटें थी, लेकिन अब यूँ लगता है कि उनकी जमात जो है वो भी इंटरनल किसी फाइटिंग का शिकार है। उनके जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने एक बयान दिया
बयान खासा जज्बाती था और पीटीआई के अक्सर जो साथी हैं वो बड़ी बात करते हुए तमाम हदूद क्रॉस कर लेते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने क्या कहा, तो उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया। तो अब जो पीटीआई है क्या उसके अंदर भी कोई इंतशार है? क्या वो कोई नया लीडर ऑफ द अपोजिशन चुनेंगे या उनके अंदर जो है वो कोई आप समझते हैं कि कोई जो मामला है वो सेटल कर लिया जाएगा? देखिए, जो तहरीक इंसाफ है वो अंदरून दाखिली इंतशार का बहुत शिकार है। जो उनके अरकान असम्बली हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ नबरदाजमा हैं, आपस में कोई मरबूत पार्टी का कोई स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि वो सबको यकजा रख सके, तो इसलिए वो कोई बड़ा डैमेज नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है सिंध में नाकामी की, तहरीक इंसाफ की कोशिशें तो बहुत की गई है, कई मरतबा कोशिश की गई हुकूमत तब्दील करने की, जिसको वजीर आला को तब्दील करने की और बहुत सारे मामला, लेकिन वो अभी तक अपनी इत्तेहादी जमात के साथ अपना लिंक नहीं बना सके, नहीं MQM के साथ जो उनकी इत्तेहादी है सूबे में भी और मरकज में भी, उनके साथ को उनका ताल्लुक और वास्ता नहीं बना, लिहाजा वो कोई बड़ा डैमेज नहीं डाल पा रहे हैं। और इसी वजह से ये सिंध के हवाले से जो सोच बनी है, जो एक तब्दीली वाली बात आई है, गवर्नर को भी एक्टिव करके देख लिया, लेकिन कोई ऐसा रोल नहीं है क्योंकि 98वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात वजीर आला के पास है। गवर्नर सिर्फ एक सिंबॉलिक है, वो मीटिंगें कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गवर्नर हाउस में इज्तिमा बुला सकते हैं। इस तरह आज भी एक इज्तिमा बुला रखा था शहर की कारकर्दगी के हवाले से। सबसे अफसोसनाक बात मैं इसमें यह कहूंगा कि आज इतने दिन गुजर गए, उसको जो कई अरब रुपए का मंसूबा था उस पर प्रैक्टिकली कहीं काम ना सिंध हुकूमत शुरू कर पाई है, न वफाकी हुकूमत कर पाई है। सिर्फ अभी तक मीटिंग 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 और सिर्फ इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ के लोग फिर सफर कर रहे हैं। अब रैलियां में लगा लिया है, हर पार्टी रैली करके अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। इस शहर को काम की जरूरत है, इस शहर पे फोकस करने की जरूरत है। आपको फिर आपने देख ही लिया कि रेवेन्यू कमा कर देने वाला शहर है, जो उसके फिगर FBR के पास हैं, उससे आप अंदाजा कर लें कि कितनी कराची कितना जरखेज है हर लिहाज से। लेकिन कराची को उसका हक देने के लिए ना सूबे के हुक्मरान तैयार हैं, ना मरकज के हुक्मरान तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है रफत, जो पीटीआई की अंदरूनी आपस में कशमकश है उसकी वजह से उसके पास सीटें तो है, लेकिन वो सिंध की पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा प्रेजेंस अभी तक शो नहीं कर सकी। चलते हैं पेशावर। फरजाना, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक 5 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसका मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है बरतानिया से उसके लिए इक़दाम किए जाएँ, और साथ साथ ये है कि अपोजिशन की जो तहरीक है मुजवज़ा, उसके हवाले से उसको टैकल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उसका एक इजलास भी कल हुआ। आज उस कमेटी के एक रुकन असद उमर साहब ने एक चैनल पे जाके उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अगर हमारे पास आना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, तो हमारे दरवाजे खुले हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा दरवाज़ा खोला जाएगा, बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्या इंगेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फेडरल गवर्नमेंट है या PTI एज जमात अपोजिशन के साथ बातचीत करेगी, या महज जो है एक सियासी बयान है, एक TV इंटरव्यू है, इसके पीछे कुछ नहीं है? फरजाना जो साहब, ये कल की मेरा ख्याल में बात है कि परवेज खट्टर साहब कहीं बात कर रहे थे, तो उन्होंने जिस तरह से लहजा अपनाया या बात की, तो हालांकि समझा यही जाता है कि जब ये बातचीत के दरवाजे खुलते हैं और जो वफद बनते हैं और ये सारा कुछ होता है, उसमें परवेज खट्टर साहब की भी एक बड़ा रोल होता है पस पर्दा। लेकिन कल मैं जब उनकी बात तो गुफ्तगू सुन रही थी, असद उमर साहब की तो आपने मुझे बात बताई, लेकिन उनका लहजा जरा बड़ा तल्ख सा था, और फिर ओवरऑल भी सिचुएशन हम देख रहे हैं तो वो तल्खी तो नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात और कही जा रही है कि पस पर्दा ये कोशिश करने की जुस्तजू में है कि किसी तरह इनके जो लोग हैं वो तोड़े जाएं। अब आपको पता है जिस नहज पर तहरीक इंसाफ जा चुकी है, और खुसूसन आप प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आखिरी इंटरव्यू था कल परसों का, वो अगर आप देख लें तो उसमें जो लहजा अपनाया गया और आज जिस तरह से यक के बाद दिखे, चाहे शेख रशीद साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें या और मुख्तलिफ लोग जो आए हैं उन्होंने बातें की हैं, वो तो लहजा तो बड़ा तल्ख लग रहा है। उसमें लगता तो नहीं है कि इस तरह की कोई बात होगी। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि कुछ तोड़ फोड़ की जाए, जैसे कि मैंने पहले भी मिसाल दी है कि उसमें बंदे तोड़ने की भी बात हो सकती है या बंदों को अलहदा करने की भी बात हो सकती है। लेकिन जहां मैं बैठी हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ पर पहले भी मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का ये गैर समझा जाता है।
उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर है। वो बहुत, मुझे आई डोंट नो कि मैं सही हूँ या नहीं, साथी इसका सही बात बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो असल चीज उठेगी वो या तो खैबर पख्तूनख्वा होगा या फिर पंजाब होगा। बलूचिस्तान उसको सपोर्ट जरूर करेगा, लेकिन गेम जो खेली जाएगी मौलाना फजल रहमान की तरफ से, अगर हम बात कर रहे हैं जलसों की, जुलूसों की, इसमें तो पहले दफा ऐसा हुआ है कि बड़े तवील अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि केपी से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत, वैसे तो वो कौमी लीडर है मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन एक बड़े तवील अरसे के बाद किसी कौमी अपोजिशन जो अलाइंस है, एक बड़ा अलाइंस है, ज़ाहिर है 11 जमातें शामिल हैं, उसकी सरबराही जो है वो एक मजहबी शख्सियत को मिली है और केपी से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत को मिली है। ज़ाहिर है अपनी इस जो क़यादत है उसको जस्टिफाई करने के लिए मौलाना साहब को, उनकी जमात JUI को ज़्यादा से ज़्यादा इस तहरीक में जो कि अभी शुरू, जिसका आगाज़ हो रहा है, आस्ता आस्ता किक स्टार्ट हो रही है, उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। फरजाना अली का शुक्रिया, सलीम शेख साहब लाहौर से उनका शुक्रिया, रफ़त साहब हमारे साथ रहे कराची से, उनका भी शुक्रिया, और मजीब कोटा से हमारे साथ मौजूद रहे और अपना तजिया दिया, उनका शुक्रिया। अपने बेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।